डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ही बन चुका है, लेकिन आज भी हम नोएडा की निक्की भाटी और जमुई की काजल कुमारी के किस्से सुनकर सहम जाते हैं। कानून जेंडर न्यूट्रल आज भी नहीं है, मतलब पुरुषों के अधिकारों की बात नहीं करते, पुरुषों की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। पहली बात तो दहेज देने वाले को तो सजा होती ही नहीं है। दहेज अल्टीमेटली जो होता है, क्योंकि जो देने वाला होता है, जबकि कानून कहता है कि वो भी गलत काम है। कानून तो 1961 में ही बन गया था, खौफ क्यों नहीं है लोगों में? आज भी दहेज दिया जा रहा है। दहेज कानून का वृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा है। ये जो 1961 का जो कानून था, जिसके अंदर दहेज क्या होता है उसकी जो परिभाषा है वो क्लियर नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो इतने वृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा है और जिसमें पूरा परिवार जो है या मर रहा है या जेल जा रहा है। ये समाज कहाँ जा रहा है और क्यों नहीं हम इसे बदल सकते हैं? ये जो है एक कुरीति बन गई है, पर ये कुरीति थी नहीं। वाइफ अब्यूज है घर में तो माता पिता उतना ही परेशान है, लड़के को भी कर रहे होंगे। तो क्या ये लड़का लड़की आज के नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको अब हमारी जनरेशन ऑनवर्ड्स खत्म किया जाए? विवाह नाम की संस्था तो हो गई है खत्म। अगर कोई एक कानून बना जिसका मिसयूज हो रहा है, तब फिर आप उसके अंदर एक सब सेक्शन ऐड करोगे कि नहीं? और कुछ हमें कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे भी छोड़ना चाहिए कि मामले दर मामले वो ये डिसाइड करें कि क्या इसका यूज या मिसयूज हो रहा है। वो तो उस दिन होगा ना जिस दिन पुरुषों के बारे में वो सोचेंगे या उनकी प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचेंगे। क्या करें लोग अगर वो स्थिति से गुजर रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी और पुलिस नहीं जाना चाहते? सिर्फ कोर्ट कचहरी के थ्रू या पुलिस के थ्रू आपका फैसला नहीं हो सकता। मध्यस्थता करिए। ये दहेज नाम की कुप्रथा को खत्म करिए। ना लेना है ना देना है, दोनों अपराध है। एक्शन दोनों पे होना चाहिए। हाँ, लड़कियां मिसयूज करती हैं, परंतु मिसयूज करने की जो परसेंटेज है, हम उन केसेस के ऊपर ना जाएं जो अखबारों के अंदर ही आते हैं या मीडिया के अंदर डिस्कस करे जाए। सनातन धर्म में कन्यादान को सबसे बड़ा दान और पुण्य माना जाता है, लेकिन शादी के वक्त कन्या के साथ दिया गया दान महज उपहार नहीं, दहेज कहा जाता है। दहेज यानी डाउरी हमारे समाज का एक ऐसा दानव है जो बढ़ती शिक्षा, लैंगिक समानता और आधुनिकीकरण के बावजूद अपनी जड़ें जमाए हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ही बन चुका है, लेकिन आज भी हम नोएडा की निक्की भाटी और जमुई की काजल कुमारी के किस्से सुनकर सहम जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 महिलाएं हर दिन दहेज से जुड़े मामलों में अपनी जान गंवा रही हैं। ये तो सरकारी आंकड़ा है। ज्यादातर मामले तो दर्ज ही नहीं होते हैं। जो मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं वो डिलेड एक्शन के चलते लंबित रह जानते हैं कि 2022 तक की रिपोर्ट के मुताबिक दहेज के मामले में कितने अपराधियों को सजा हुई है? मात्र 2%। और ये ना समझिए कि ये गांव देहात की समस्या है, ये आपके आसपास, आपके खुद के परिवारों में भी हो रहा है। दहेज के दानव, इससे जुड़ी हकीकत, कानून और समाधानों पर आज का बतरस। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नंदिता कुडेशिया। मेरे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। बरखा त्रेहन जी मौजूद हैं, जानी मानी एक्टिविस्ट हैं, लैंगिक समानता के अधिकारों के लिए कई कदम इन्होंने उठाए हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आज हमारे साथ बात करेंगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की सीनियर एडवोकेट रेखा अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल बरखा जी आपसे, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी की आप बात करती है, दहेज की प्रथा, इसमें कितना बड़ा अड़ंगा है? दहेज कानून का वृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा है आज के टाइम में। किसी टाइम पे ये बनाया गया था कि महिला की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज इसको टूल की तरह यूज किया जा रहा है। जबकि मैं साफ साफ हर पटल से ये बात कहती आई हूं, दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। और जब लड़के लड़कियां दोनों इस अपराध को नहीं होने देंगे, मतलब सिरे से नकार दीजिए कि ना हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे, तो कैसे आपके ऊपर ये दहेज हत्या के केसेस आ जाएंगे या कैसे हो जाएगा अत्याचार किसी महिला के साथ? रही बात निक्की भाटी का केस, मैं सिरसा गांव 2 दिन लगातार जाती रही हूं। मैंने गांव वालों से बात करी, निक्की भाटी के घर वालों से बात करी है, एसएचओ साहब से बात करी है, वहां 100-200 लोगों से बात करी है, जहां पर मुझे पता चला है कि सिक्के का दूसरा रुख क्या है। और कोई और चर्चा होगी उसमें ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन ये दहेज हत्या नहीं है। यहाँ पर आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि ये दहेज हत्या कतई नहीं है। घर परिवार का कोई भी उस घर में उस टाइम मौजूद नहीं था सिवाय 2 बहनों के, कंचन और निकी।
कंचन वीडियो बना रही थी, मिकी मर रही थी। आप ये सोचिए कि अगर किसी की बहन मर रही होगी तो क्या वो वीडियो बना रही होगी या उसे बचाएगी। एक और बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो दहेज है वो क्यों लेना पड़ रहा है और क्यों देना पड़ रहा है। आप सिर्फ अपनी बेटियों को सशक्त बनाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, इतना एम्पावर करें कि कभी दहेज का मुंह भी ना देखना पड़े, उनके माता पिता को कोई लोन ना लेना पड़े। लेकिन बिग फैट मैरिजेस, इसको तो बिजनेस बना रखा है, वो हो रही हैं। और प्रॉपर्टी राइट्स में बच्चियों को हर हालत में बेटियों का हिस्सा होना चाहिए। ये दहेज दे करके प्रॉपर्टी राइट से उसे बाहर निकाल दिया। हर लड़की को अपने माता पिता से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना चाहिए, वो उसका हक है, वो उसका अधिकार है। और ये सोशल अवेयरनेस है, ये घर घर तक जानी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ कि अमर उजाला ने इतना बढ़िया टॉपिक उठाया। और ये जो सामाजिक बातें हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, आजकल ये दब के रह गए, इनके ऊपर चर्चा नहीं होती। जब तक चर्चा नहीं होगी खुल के, तब तक घर घर तक ये बातें कैसे जाएंगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से शुरुआत कीजिए। दहेज नहीं देंगे, दहेज नहीं लेंगे, और जो दहेज देगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, जो दहेज लेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। तभी बच पाएंगी बेटियां और बेटे दोनों इस देश के। रेखा जी भी हमारे साथ है। रेखा जी, कानून तो 1961 में ही बन गया था, खौफ क्यों नहीं है लोगों में? आज भी दहेज लिया जा रहा है, दिया जा रहा है, गांव देहात में तो दिया ही जा रहा है, अंदरूनी इलाकों में, शहरों में भी नाम बदल के ये सब तो चल ही रहा है। खौफ क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि जो हमारा कानून है कहीं पर भी लचर है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 1961 के अंदर ही कानून बन गया था। और अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं कि ये दहेज, ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, तो दहेज जो था इसने एक बहुत गलत रूप ले लिया है। परंतु इसकी जो शुरुआत थी, जो हमारे, अगर हम अपने सामाजिक उसमें जाएं, पहलू में देखें कि पहले क्या था हमारे देश में, लड़कियां कितनी पढ़ी लिखी थीं, हम लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट करते थे, तो ये एक, इस बात को हम जुटला नहीं सकते हैं कि अब भले लड़कियां पढ़ लिख गई हैं और चांद सितारों तक भी पहुंच गई हैं, परंतु आप और हम तो यहाँ पे स्टूडियो के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग शिक्षित हैं एंड वी आर ब्लेस्ड। हम लोग, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम यहाँ पे इस फोरम के अंदर बैठ के बात कर रखे हैं। पर हम जो है, हम सिर्फ समाज का चेहरा नहीं है, हमारे देश की जितनी भी महिलाएं हैं उनका हम चेहरा नहीं है। और जो ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, जिनकी, जो हमारी आज भले पढ़ी लिखी हो गई हैं, पर एक समय था जब लड़कियों को हम वो स्टेटस नहीं देते थे समाज के अंदर जो अब देते हैं। संविधान भी बन गया हमारा, संविधान के अंदर आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14, जो कहता है कि लड़के लड़कियों के बीच में कोई तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु वहीं भी आप देखिए कि आर्टिकल 15 भी बना हुआ है। आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, जो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि भले हम बराबरी की बात करें कि जेंडर न्यूट्रल समाज होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए, परंतु कहीं तो कहीं हमारे देश की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी एम्पावर्ड, इतनी सशक्त नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसलिए उनके लिए कहीं तो कहीं प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो जो जेवर, खास करके जो ज्वेलरी, जो जेवर उसके माता पिता उसको देते थे शादी के समय पर, और जो पुरुष भी देता था, सिर्फ लड़की के माँ बाप ही नहीं, जो पुरुष यानी कि ससुराल वाले भी जो उसको देते थे, जो ज्वेलरी देते थे, जिसको हम कहते हैं दाज और वरी का समान। तो वो दोनों चीज़ें जोड़ के, मम्मी पापा के घर का भी और ससुराल का भी, उन दोनों को जोड़ के जो शब्द बनता था उसका नाम था स्त्री धन। यानी कि कोई भी मुसीबत में, आड़े वक्त में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेनी डे में, कोई मुसीबत है तो लड़की उसका इस्तेमाल कर सकती है, अपने जेवर को बेच सकती है, अपना कोई कम से कम सर्वाइवल के लिए जो एक उसके पास एक पूंजी होनी चाहिए थी। ऐसे शुरू हुई थी, शुरू ये ऐसे हुआ था। आज का मसला ये है कि हम किसी पे जिम्मेदारी नहीं डाल रहे कि लड़की वालों की गलती है कि लड़के वालों की। एक बड़ा जो यहाँ पर डिस्कशन है वो ये है कि समाज कहाँ जा रहा है और क्यों नहीं हम इसे बदल सकते हैं। तो बरखा मैम, जैसे आपने बोला भी कि ये जब चीज़ें शुरू होती है, ये कानून भी जब डिवोर्स के अगेंस्ट आया तो ये एक बुराई को ख़त्म करने के लिए आया, पर उसको अब्यूज़ किया जाने लगा, होने लगा, उसका मिसयूज़ भी होने लग गया। तो आपको कहीं लगता है कि चाहे कितना भी हम वेस्टर्नाइज हो जाएं, कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, कितनी भी शिक्षा आ जाए, लेकिन जब तक हम जहनी तौर पे नहीं बदलेंगे, सबकी बात कर रही हूँ मैं, लड़के वाले लड़की वाले, जब तक हम ये साथ मिलके नहीं कहेंगे कि ये नहीं करना,
तो कहीं अब कोई लड़की को मारा जा रहा है घर में इसलिए क्योंकि वो पैसे नहीं ला रही, या किसी लड़के को ये बोला जा रहा है, प्रताड़ना दोनों के लिए होती है। मैं हस्बैंड वाइफ की बात करती हूँ, अगर वाइफ अब्यूज्ड है घर में तो माता पिता उतना ही परेशान शायद लड़के को भी कर रहे होंगे। तो क्या ये लड़का लड़की आज के नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको अब हमारी जनरेशन ऑनवर्ड्स खत्म किया जाए? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ आपके माध्यम से बताना चाहूँगी, विवाह नाम की संस्था तो हो गई है ख़त्म। लिव इन में लोग रह रहे हैं और लिव इन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए लाइफ में, लेकिन अभी जो विवाह के बंधन में हैं उन लोगों के लिए एक नया एक सवेरा है कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी मतलब सॉल्यूशंस पे हम काम करते हैं। लड़का प्रताड़ित हो या लड़की प्रताड़ित हो या लड़का मरे या लड़की मरे, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि एक सुभद्र कैसे सोसाइटी बने, उसके लिए हमें ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करेंगे, हम अपने बेटों को शिक्षित करेंगे और अवेयरनेस घर घर तक पहुंचनी चाहिए कि मैं डाउरी नहीं लूँगा। जो अगर शादी की संस्था को आपने वाकई आगे बढ़ाना है तो आपको ये मानना होगा कि मैं डाउरी न लूँगा और न दूंगा। हर माता पिता को ये शपथ लेनी होगी कि वो डाउरी नहीं देंगे और हर लड़के को भी खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन इसलिए आपको लड़कियों को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। बिग फैट मैरिजेस जो आज हो रही हैं उन्हें बंद करना पड़ेगा। आप फ्लॉन्ट करना बंद करिए कि हमारे पास इतना पैसा है, आप दुनिया को दिखा रहे हो, आप हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हो, वहाँ पर मेन्यू हो रहा है, 50,000 चीज़ें आपने लगा दी हैं खाने के लिए, देने के लिए, उसका फ़ायदा क्या? डाइवोर्स तो इतने बढ़ रहे हैं, वो शादी 2 दिन टिक नहीं रही है, वहाँ पे आपसी मनमुटाव पहले दिन से चल रहा है। तो किस तरीके से प्यार का बंधन, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है विवाह का, इतने खूबसूरत रिश्ते को और खूबसूरत कैसे बनाया जा सकता है? ये नए जोड़े जो हैं ये इकट्ठे रहे, इनके बीच में प्यार, कंपैटिबिलिटी, ये सब डेवलप हो जिससे कि ये रिश्ते टूटे नहीं। बनाना चाहती हूँ मैं, तो हमेशा फैमिली हार्मनी पे काम करती हूँ। मैम एक आंकड़ा मैं आपको दूंगी, रेखा जी, 2002 तक की एक रिपोर्ट आई थी एनसीआरबी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर साल करीब 6 से 7 हज़ार मामले सामने आते हैं, और अगर उसका कन्विक्शन रेट देखा जाए कि कितनों में सज़ा मिलती है, कानूनी प्रोसेस भी अपने आप में एक लंबा प्रोसेस होता है, 2% लोगों को सिर्फ सज़ा मिलती है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट लोगों का टूटता है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं मैम कि कुछ भी ऐसा होता है ना तो समाज में जो विक्टिम होता है या जो फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं उनका इतना बहिष्कार कर दिया जाता है समाज में कि वो प्रोसेस उनके लिए बहुत लंबा होता है। कुछ लोग आधे वक्त में लड़ाई छोड़ देते हैं, कुछ लोग लड़ाई में घुसते ही नहीं है कि कानून कचहरी में गए तो बदनामी होगी, और उसके बाद मान लीजिए कन्विक्शन भी नहीं हो रहा, तो ये समाज में लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि कन्विक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, कौन से केसेस की बात कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने अभी 1961 के कानून के बारे में बताया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, जिसके अंदर दहेज देना और लेना दोनों की दोनों चीज़ें जो अपराध हैं, परंतु उसके बाद में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? सबसे पहले तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि दहेज क्या चीज़ होती है। जो अगर हम कन्विक्शन की बात करते हैं कि फलाने ने दहेज मांगा या हमने फलाने को दहेज दिया, पहली बात तो दहेज देने वाले को तो सज़ा होती ही नहीं है। दहेज अल्टीमेटली जो होता है, क्योंकि जो देने वाला होता है, जबकि कानून कहता है कि वो भी गलत काम है, परंतु दहेज देने वाले को सज़ा नहीं होती। अब वो देने वाला जो क्या होता है ना, कि जैसे अभी मैंने बताया कि समाज की कई चीजें होती है, कई बार खुद की गलती होती है लड़की के माँ बाप की, कई बार खुद लड़कियों की भी गलती होती है कि वह बहुत ज्यादा अपेक्षा करती है अपने माँ बाप से कि भाई आप मेरी शादी के अंदर इतना ये सब देना, मेरे को ये करना वो करना, और कई बार जो होता है प्रेशर के अंदर होता है। तो ये जो दहेज चीज जो है, जो कानूनी तौर के ऊपर अपराध है, मांगना और लेना, उसको कैमोफ्लेज कर दिया जाता है, उसके बहुत सुंदर शब्द के अंदर हम उसको लपेट लेते हैं, यानी कि गिफ्ट, यानी कि उपहार। तो उपहार जो है, उपहार तो ऑफ कोर्स वॉलंटरी होता है, स्वेच्छा से दिया जाता है। तो अब लड़की के माँ बाप ने उसको स्वेच्छा से दिया या उनके ऊपर कोई तरह का दबाव दिया गया, इस बात का सबूत आना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से लड़के वालों ने, क्या उन्होंने मांगा था? क्या लड़की वालों ने जबरदस्ती उनको दिया था? क्या लड़के ने शादी के पहले बाद में
कितनी जो सेरेमनीज होते हैं हमारे, सिर्फ एकदम से शादी नहीं हो जाती है, पहले शादी तय होती है, उसके समय क्या दिया जिसको कहा जाता है रोका, उसके बाद में सगाई हुई, उसके बाद कोई तिलक हुआ, उसके बाद शादी हुई, उसके बाद दुनिया भर के मुंह दिखाए, दुनिया भर के 1 साल तक तो खासकर बहुत सारी ऐसी रस्में होती हैं जिनके ऊपर ये अपेक्षा करी जाती है कि लड़की वाले, अरे पहली दिवाली है, पहली होली है, सामान आएगा, लड़की सामान के घर से। अब वो उपहार आएगा कि दहेज होएगा, उसको देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में आएगा। गिफ्ट होते तो हैं, वो दहेज बन जिसको वो जाते हैं दहेज बन जाते हैं, जब इच्छा से हो रहा है, जब या ऐसे समझिए कि जब लड़की वालों की जो अभी हैसियत है देने की, उनको कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही और उनकी बेटी का रिश्ता बेटे के लड़के के साथ भी बहुत अच्छा चल रहा है, आखिर के अंदर जाकर ये जो 1961 का जो कानून था जिसके अंदर दहेज क्या होता है उसकी जो परिभाषा है वो क्लियर नहीं है, जिसको हम कहते हैं ग्रे एरिया है, ना वो सफेद है ना वो काला है, वो बीच के जो धुंधला जो हिस्सा, उसकी वजह से लड़कियों को परेशानी होती है और लड़के वालों को भी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ लड़की वाले दुखी होते हैं, लड़के वालों के ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिए जाते हैं। तो ये इसीलिए 1976 के अंदर इस कानून को क्लैरिफाई किया गया कि गिफ्ट क्या होता है। पहले था कि सिर्फ जो लड़की को शादी के समय दिया जाता है, तो लड़के वाले जो करते थे शादी के समय कुछ नहीं लेंगे, वो लेंगे नहीं, बाद में लेते रहेंगे, पहले लेते रहेंगे, तो कि कोई हमारी कोई फोटो तो नहीं खींच रही, कोई लिस्ट तो नहीं बन रही, कोई पुलिस वाले को तो नहीं बुला रहा उसको सारे को विटनेस करने के लिए। तो 1976 में इसको बड़ा कर दिया गया कि भाई गिफ्ट जो होता है वो जो ये दहेज का सामान वो सारी चीजों में आ जाएगा, जो पहले और बाद में आप देते रहेंगे, या आप जबरदस्ती देते हैं या अपनी स्वेच्छा से देते, तो सब कुछ डाउरी के अंदर आ जाता है। अब 1976 के बाद के अंदर एक गलत जो बहुत ही जो अपराध की जो जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, ताना बाना समाज का खराब होता गया, एक शब्द था डाउरी डेथ, जो अभी तक हमारे देश में नहीं था, हमारे कानून में भी नहीं था। सबसे बड़ी बात, कानून भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि लड़कियों को जलाया जाता है, मार दिया जाता है। और ये 1970s से 80s के बीच के अंदर खास करके आपको अगर याद हो तो आप शायद आपने नहीं इसके बारे में सुना होगा, बहुत छोटे उम्र के अंदर, कि गैस के सिलेंडर फटते थे। अक्सर ये सुना जाता था कि भाई वो फलानी लड़की जो थी सिलेंडर बर्स्ट कर गया। लड़की जो थी हमेशा बहू मरती थी, कभी भी सास नहीं मरती थी। और एक कहानी बनती जाती थी, अखबार के अंदर आ जाता था, बहू सुबह चाय बनाने के लिए जैसे उसने माचिस जलाए सिलेंडर बर्स्ट कर गया। मर्डर केस में तो भी वो हुआ। और दूसरा एक होता था, सिलेंडर था ही नहीं जो बर्स्ट हुआ। दूसरा ये होता था कि केरोसिन लड़कियों को डाल के जलाया जाता था। तो इसीलिए एक तो केरोसिन के ऊपर रोक लगा दिया गया, और साथ साथ ये एक धारा 304B जो थी हमारे कानून के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर ऐड करी गई, जहां पर इस बात को एक्सेप्ट करा गया कि हाँ, एक हमारे समाज के अंदर एक कुरीति है जहां पर लड़कियों की डेथ हो रही है, उनकी मौत हो रही है दहेज के कारण। तो ये डाउरी डेथ का जो एक शब्द बना, ये 1970 और 80 के जो दशक के बीच के अंदर लड़कियों को जो मारा जाता था, ब्राइड्स, एक प्ले भी बना, किताब भी बनी जिसका नाम था ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग। तो केरोसिन की जो रोक कंट्रोल किया गया, उसका एक प्रथम कारण यही था। अगर कोई एक कानून बना जिसका मिसयूज हो रहा है, तब फिर आप उसके अंदर एक सब सेक्शन ऐड करोगे कि नहीं, और कुछ हमें कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे भी छोड़ना चाहिए कि मामले दर मामले वो ये डिसाइड करें कि क्या इसका यूज या मिसयूज हो रहा है। वो तो उस दिन होगा ना जिस दिन पुरुषों के बारे में वो सोचेंगे या उनकी प्रोटेक्शन के बारे में भी सोचेंगे। दहेज कानून, दहेज हत्या, हमारी बातें ही, हमारी चर्चा ही हमेशा इसके ऊपर होती है। जब हम गोल को शिफ्ट करेंगे, जब हम सोचेंगे कि एक समान सोसाइटी बने जिसमें सबको सम्मान मिले, सबका हक है, सम्मान सबको चाहिए। मैम, सम्मान पे आने के लिए ना पहले महिलाओं को बगल में आने का एक मौका देना पड़ेगा, इतनी ग्रोथ की स्पेस देनी पड़ेगी। अब तो मौका पूरा हो चुका है। अब तो हम 21वीं सदी में रहते हैं, महिलाएं सब सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, बल्कि हमें सब मिलके, आज हम 3 महिलाएं बैठी हैं पैनल में, हम महिलाओं को और महिलाओं को चेन बनाने चाहिए, कैसे एक दूसरे को एम्पावर करें, कैसे हर महिला के पास रोजगार पहुंचे, कैसे हर महिला के पास पॉलिसी पहुंचे। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा ना, हम 3 महिलाएं जो यहाँ बैठे हैं ना, वो प्रतिनिधित्व, मैं तो चेन बनाने की बात आप ठीक कह रहे हो, पर हम वो उस समाज का चेहरा नहीं है जिस समाज की इस वक्त हम बात कर रहे हैं मैम। और जैसा कि इन्होंने बोला, इसी चीज से निकल के आता है दहेज का एक जो बड़ा दानव है, उसी से निकल के आता है सर डोमेस्टिक वायलेंस भी, इसी से निकल के आता है कि आप दहेज के लिए आप लालच में आ गए, आपको जो चाहिए नहीं मिला। वो भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है,
जेंडर वो भी न्यूट्रल तो gender नहीं neutral है, बिल्कुल नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन तो एट द एंड ऑफ द डे महिला है जो इसका ज्यादातर शिकार होती है मैम। ऐसा नहीं है, आंकड़े इसके भी पलट है। एक सर्वे हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि भारतीय महिलाएं तीसरे रैंक में है पूरे विश्व में डोमेस्टिक वायलेंस करने के लिए। उसके लिए वो बेलन, चिमटा, हैंगर, झाड़ू का प्रयोग करती है। ये एक सर्वे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, तो ठीक है, जमाना बदल गया। डोमेस्टिक वायलेंस बंद होना चाहिए, चाहे वो महिलाओं का हो देखिए, चाहे पुरुष का हो। नंदिता जी, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रही कि लड़कियां ही दुखी हैं या लड़कियां जो प्रताड़ित होती हैं। एक बराबरी का हमें, हमारा कानून भी ये नहीं कहता है कि लड़कियों को ही फेवर करिए। इसीलिए इस बात को रियलाइज करते हुए, जिसका बरखा जी कह रही कि लीगल टेररिज्म है, सेक्शन 498 है। हाँ, हो सकता है, जैसे कहते हैं ना कि एक खराब मछली पूरे तालाब को दूषित करती है, पर इसका मतलब नहीं कि आप तालाब की जितनी भी मछलियां उनको सारों को अब ब्लेम कर देंगे, राइट। सो होता है कि एक गलत व्यक्ति जो है, एक जो अच्छा कानून बना है उसको एक गलत रूप दे देता है। परंतु क्या हमको उसकी वजह से, क्या सारी लड़कियों के जो केसेस हैं जो वाकई में, अब कौन सा केस सही है और कौन सा गलत है ये समय बताएगा। ना मैं बता सकती हूँ, ना बरखा जी बता सकती है। कानून एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, जहाँ पर बरखा जी ने कहा कि 95% केसेस झूठे होते हैं। नहीं, 498 के। एक मिनट, वो केसेस ट्रायल पे जाते ही नहीं है। और उसकी प्रॉब्लम क्या है? 95% केसेस सच्चे हो या झूठे, वो तो तब साबित होगा ना जब उसकी केस के अंदर ट्रायल होगी। प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो उसको अच्छा समझिए चाहे उसको गलत समझिए। एक्सट्रीम तो किसी भी अति किसी भी चीज की हो तो वो गलत है। कानून भले बने हुए हैं, परंतु हमारा जो लीगल प्रोसीजर है, हमारा सिस्टम है, उसकी सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? अच्छाई क्या है कि भले 99 दोषी लोग छूट जाएं, पर एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी केस जो है, चाहे आप चोरी का करें, डकैती का करें, अरे कल आप ये कहिए कि मेरी भैंस को चोरी कर लिया, मेरी मुर्गी को चोरी कर लिया, तो उसके लिए भी आप किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। आपने किसी को मर्डर करते हुए भी देख लिया, आप उसको लटका नहीं सकते, उसकी फांसी की सजा नहीं दे सकते जब तक उसकी ट्रायल ना। अब वो ट्रायल जो है, जिसके अंदर 3 चीजें होती है, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड अधिनियम, जिसके तहत FIR दर्ज होती है। एक होता है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, कि भाई किस तरीके से इस केस की सुनवाई कोर्ट के अंदर करी जाएगी। एक तीसरा कानून होता है इंडियन एविडेंस एक्ट, कि किस तरीके से साक्ष्य प्रोड्यूस करे जाएंगे। तो जब ये तीनों चीजें कोर्ट के अंदर लागू करी जाएंगी, तो वो जो केस की जो ट्रायल होती है, FIR दर्ज होने से लेके अंत तक, और प्लस उसका जो हमारा टाइम होता है कि आप निचली कोर्ट के अंदर केस जाएगा, उसके बाद हर व्यक्ति का अधिकार है उसकी अपील करना। जो दोषी है वो भी अपील कर सकता है, और जिसने शिकायत करी वो भी कंप्लेंट कर सकता है कि देखिए मुझे ये आदमी जो गलत है, मेरे को न्याय में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उसके बाद होती है हाई कोर्ट, उसके बाद होती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में होती है रिव्यू पिटिशन, उसके बाद में होता है क्यूरेटिव पिटिशन, उसके बाद होती है प्रेसिडेंट को मर्सी अपील करना। तो ये जो जितना लंबे समय है उसके अंदर जीवन पूरा हो जाता है, चाहे वो शिकायतकर्ता का जीवन है, चाहे वो जो आरोपी है उसका, आरोपी है या ये दोषी है, उसका जो समय जो हमें नापना पड़ता है, उसके अंदर जो जीवन खत्म हो जाता है, उसकी वजह से आधे से ज्यादा केसेस, या भरका जी की अगर बात को मैं मानूं तो 95% केसेस जो हैं वो सेटल हो जाते हैं। ये हम केसेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ 6 करोड़ केसेस पेंडिंग है मैडम। हाँ बरखा जी, कोर्ट में 6 करोड़। मेरे दर्शकों को ये बता दीजिए कि अनबायस होके एकदम, कि अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हमें इस प्रथा को रोकना है। बिल्कुल ठीक है, रोकना चाहिए, बिल्कुल रोकना चाहिए। आप क्या मैसेज अभी लोगों को देना चाहेंगे, लड़की वाले और लड़की वाले माता पिता, वो लोग जो एक दौर से, चेंज के दौर से गुजर रहे हैं, क्या उनके मन में होना चाहिए अपने बच्चों की शादी को लेकर और उपहार, गिफ्ट या दहेज को लेकर? बॉयकॉट तुरंत करिए, ये दहेज नाम की कुप्रथा को खत्म करिए। ना लेना है ना देना है, दोनों अपराध है, एक्शन दोनों पे होना चाहिए। और सेम गोज विथ एलिमनी, से नो टू एलिमनी। एबल बॉडीड वुमन शुड नेवर आस्क और डिमांड फॉर एलिमनी। दोनों के लिए मैं कह रही हूं, जिस दिन आपने दोनों पे काम कर लिया, आप देखिए डाइवोर्स रेट ही खत्म हो जाएगा। भारत में डाइवोर्स रेट फॉल हो जाएगा और हम सुख
समृद्ध परिवारों की तरह जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे, खुशहाल परिवार होंगे। और इसके ऊपर एक दृढ़ संकल्प सोसाइटी में से होना चाहिए, हर घर में से ये आवाज उठनी चाहिए। आप और मैं चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस, ये एहसास एक एक परिवार के मेंबर को जब तक नहीं होगा कि ना तो मैं दहेज दूंगा ना मैं लूंगा। और इसके लिए लड़के लड़कियों को बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा। लड़के लड़कियों को, क्योंकि वही आगे की जनरेशन है, उन्हें एक दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं लूंगा। और लड़कियों को भी यह सोचना पड़ेगा नहीं, हमें नहीं चाहिए बिग फैट मैरिजेस, हमें नहीं फ्लॉन्ट करना। हम जाके मंदिर में शादी करेंगे, मंदिर में हजारों लाखों को, भाई तुम्हारे पास बहुत करोड़ों रुपए हैं, तुम लाखों को खाना खिलाओ, गरीबों में बांटो, जो मर्जी करो, जिस तरीके से तुम्हें शादी करनी है उस तरीके से शादी करो, उस पैसे को वहां यूज करो। लड़कियों को अपनी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं छोड़ने चाहिए, बिल्कुल नहीं। बेटा और बेटी समान, जब बेटा और बेटी समान तो लड़कियां क्यों अपने प्रॉपर्टी राइट क्यों कहती हैं भाई को मिल जाए? भाई क्यों? तुम मत करो सैक्रिफाइस, तुम अपना हक लो पूरा। शादी में तुम्हें जो सोना मिले ना मिले कोई लेना देना नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी। अपनी प्रॉपर्टी पे आप अपना हक रखिए। आप एक इंडिपेंडेंट हैं, वुमन इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन। तो उनको ये एक बहुत बड़ा मैसेज सभी को है कि एजुकेट करिए, अपनी बेटियों को एजुकेट करिए बहुत अच्छे से, उन्हें सशक्त बनाइए। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उन्होंने लगातार लाल किले से भी गुहार लगाई, हर जगह से गुहार लगाई कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो सशक्त कैसे बनेगी महिला? जब महिला पढ़ेगी लिखेगी। जब महिला पढ़े लिखेगी तभी बढ़ेगा इंडिया। तो जैसे महिलाओं को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, महिलाओं को अपने लॉ जो उनके लिए बनाए गए हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। मैम, आप अगर सरल भाषा में समझा सके कि ये डाउरी एक्ट के अंदर क्या पावर्स मिली हुई हैं वेमेन को, और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट क्या पावर मिली हुई है, इट बी हेल्पफुल। जैसे अभी मैंने बताया कि जो 1961 का कानून था वो उसके बाद में 1976 के अंदर उसके अंदर संशोधन हुआ, जहाँ पे डेफिनेशन जो थी दहेज की उसको बढ़ा दिया गया। उसके बाद में धारा 498A जो है वो ऐड हुई कानून के अंदर, जहाँ पर ये बात को रिकग्नाइज किया गया कि जो घर में जो हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मौखिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, वो सारी की सारी चीज़ें जिनको हम कहते हैं कि अक्सर हम इस बात को टाल देते हैं कि जब दो बर्तन होंगे रसोई के अंदर तो वो तो आवाज़ करेंगे ही, और ये धीरे धीरे एडजस्टमेंट होती है, धीरे धीरे लड़की घर के अंदर सेटल हो जाएगी। परंतु ये जब एक गलत रूप ले लेती है, जहाँ पर मैंने आपको बात करी कि लड़की जो है या तो उसकी जान चले जाती है या वो सुसाइड कर लेती है, तो एक्सट्रीम वाला केस हो गया जिसको हम 498 जी। सबसे पहली बार ही जब लड़की को कोई भी तरह की प्रताड़ना जो है उसको फेस करनी पड़ती है, जो उसकी आत्मा कहती है कि हाँ ये गलत है। जैसे मैंने कहा कि आखिर के अंदर हमें एक समाज को चलाना है, सिर्फ तोड़ना नहीं है। हमें वकील के पास नहीं जाना है, हमें पुलिस के पास नहीं जाना है, परंतु हमारे साथ अन्याय होता है तो अन्याय को बर्दाश्त करना भी तो एक अपराध है, क्योंकि कहीं ना तो कहीं वो बाद में ऐसा घिनौना रूप ले लेगा कि लोग कहेंगे पहले तुम क्यों चुप रही, पहले तुमने क्यों बर्दाश्त किया, तुमने लड़के को या उसके ससुराल अपने परिवार वालों को तुमने अलाउ क्यों किया, और तुमने उनको हौसले। देखिए एक बार आप ना नहीं कहते हैं तो आदत पड़ जाती है लोगों को आपको एक्सेप्ट करने के लिए, हाँ ये तो इसको बर्दाश्त, इसकी तो ये इसके, और जब वो लड़की आवाज उठाती है तो कहते हैं तो लड़की बहुत ज्यादा बोलती है, यार पहले तो सब कुछ चलता था। तो महिलाओं के लिए कानून जरूर बने हुए हैं, परंतु बरखा जी बोले उसके पहले मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी, हाँ लड़कियां मिसयूज करती हैं, परंतु मिसयूज करने की जो परसेंटेज है, हम उन केसेस के ऊपर ना जाएं जो अखबारों के अंदर ही आते हैं या मीडिया के अंदर डिस्कस करे जाते हैं, बिकॉज दिस इज ये जिसको कहते हैं ना कि लड़कों के देखिए रिपोर्टिंग भी नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या कोर्ट की है रेखा जी, कोर्ट फुल्ली इक्विप्ड ही नहीं है ऐसे केसेस। तो बरका जी बता दो आप मुझे कि लड़कियां और लड़के मान लीजिए घर में किसी भी तरह की प्रताड़ना फेस कर रहे हैं, जैसा आपने कहा कि पुलिस के पास जाने में डर लगता है, कोर्ट कचहरी से भी लोगों को उतना बहुत ही डर लगता है। तो आप बताइए एक बार प्लीज कि आप क्या सजेस्ट करोगे कि अगर कोई प्रताड़ना हो रही है क्या करना चाहिए? देखिए जरूरी नहीं है हमेशा माँ बाप हेल्प कर सके, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना एक नियम बन गया है, लेकिन ये साधन सबके पास नहीं है और ना हमारी सोसाइटी इतनी ओपन माइंडेड है। क्या करें लोग अगर वो स्थिति से गुजर रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी और पुलिस नहीं जाना चाहते, क्या सजेस्ट करें? सबसे पहले मुझे तो ये नहीं समझ आता
कि क्यों नहीं हम आपस में बैठ के टेबल पे रात में सोने से पहले क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं लड़ाई झगड़े को, जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं उनको तूल क्यों दिया जाता, इतना बड़ा बना दिया जाता है, उसको तूल दे दे के उस लड़ाई का विराट रूप हो जाता है। फिर 112 नंबर 100 नंबर कॉल करो, फिर पुलिस कचहरी कोर्ट जाओ, फिर वहाँ पे भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हो आप। 8 साल 5 साल 6 साल 10 साल, मैंने इतने सारे जोड़ों को यूनाइट किया है यही बताते कपल्स को, मतलब कि भाई तुमने बाद में भी तो कॉम्प्रोमाइज ही करना है ना। मतलब परिवार की बात मत सुनो, ये दो लोगों के बीच का आप मामला ये है। दो लोग हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, प्यार आपके बीच में, बच्चे आपके पैदा होने हैं, परिवार आपका आगे बढ़ना है, जग हंसाई आपकी होगी। माँ बाप ने शादी वयस्कों की है, 2 एडल्ट्स ने शादी की है, माँ बाप के पल्लू में थोड़ा ना तुम छुपे रहोगे। ये तुम्हारा डिसीजन है, जब तुम शादी करो तब तुम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सको, मत करो शादी। और ये लड़के और लड़की दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि दहेज लेना आप दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट के नीचे है, तो उसे अब्यूज ना करें। मैम, वो महिलाएं जो सामने नहीं आ पाती हैं किसी भी वजह से, वो पुलिस के पास भी डरेंगी जाने से और कोर्ट कचहरी भी, वो कहाँ जाए? देखिए, जैसे बरखा जी ने कहा, इस बात को मैं एग्री करती हूँ कि सबसे पहले तो खुद आपस के अंदर बैठ के बात करो, और वाकई में जैसे कहते हैं ना कि पानी यहाँ तक आ गया है, तब उसके बारे में आपको सबसे पहले एक जिसको सोच लेना चाहिए कि मैं अब आगे बर्दाश्त नहीं करूंगी। और हमारे कानून के तहत तो 0 टॉलरेंस का अधिकार महिलाओं को मिला हुआ है। ऑफ कोर्स वो तो जो यौन शोषण के मामलों के अंदर मिला हुआ है, परंतु साथ साथ अगर आपको कोई भी घरेलू अत्याचार भी होता है तो उसको भी 0 टॉलरेंस का आपके पास अधिकार है। विमेन सेल में जा सकती हैं, विमेन सेल के अंदर आप जा सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो विमेन सेल के अंदर जा सकती हैं, जहां पर आप, जैसे मैंने कहा, दहेज उत्पीड़न की आप कंप्लेंट कर सकती हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और तो आप ऑफ कोर्स 498 एक वाली जो एक धारा बनी हुई है वो सिर्फ मैरिड लड़कियों के लिए बनी हुई है। परंतु जो घरेलू कानून, घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो कानून आया हुआ है 2005 का, वो उन महिलाओं के लिए भी है जो शादीशुदा नहीं है। तो यानी कि एक अनमैरिड बेटी है या एक बहन है या एक माँ है, तो वो भी इस कानून के तहत जो है अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती है। और यहाँ पे एक बात जो बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगी कि सिर्फ कोर्ट कचहरी और पुलिस जो है एक सिर्फ वही तरीका नहीं है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ जो आजकल हमारे समाज में और हमारे कानून का एक हिस्सा बन गई, अभंग हिस्सा बन गई है, वो है मध्यस्थता। तो मध्यस्थता जो है, जिसके बारे में अभी प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था किसी प्रोग्राम के अंदर, कि अगर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तो अभी खास करके 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक एक 3 महीनों की एक स्पेशल ड्राइव चली है, स्पेशल नेशन वाइड पूरे देश के अंदर है, जिसको हम कहते हैं मध्यस्थता की ड्राइव। कि जो चीजें, मध्यस्थता आखिर क्या है, आप और मैं बैठ के कोई बात करें किसी तरीके, जैसे पुराने गांवों में होता था कि भाई पंचों को बिठा लिया। घरों में क्या होता है, घर के अंदर घर के बड़े लोगों को बैठ के बुला रही, जैसे कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग को, तो कोई भी आप जो आजकल हमारे देश में मध्यस्थता सेंटर्स बने हुए हैं, जिसके अंदर जरूरी नहीं कि जाकर आपको कोई केस ही करना पड़े। केस करने के पहले जहां पर भी आपको लगता है कि एक आपको रेड फ्लैग दिखता है कि हाँ ये एक वार्निंग कि ये गलत हो रहा है, तो आप वहां पर जाके अपनी फ्री के अंदर भी आप अपनी काउंसलिंग ले सकते हैं कि देखिए मुझे कोई समझाने को चाहिए, अपने आप की जो मेरे अंदर जो कुंठाएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए चाहिए, मेरे पति या मेरे ससुराल वालों से या मेरे परिवार के लोगों से बात करने को चाहिए। तो कई बार कई तरीके जो प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस हैं वो बात करके मीडिएशन के थ्रू निकल सकते हैं। सिर्फ कोर्ट कचहरी के थ्रू या पुलिस के थ्रू आपका फैसला नहीं हो सकता। मध्यस्थता करिए। मध्यस्थता का मतलब क्या है? बीच का रास्ता, बिल्कुल बीच का रास्ता निकालिए। हो सकता है कि परिवार टूटे ना, हो सकता है कि आपका परिवार जुड़ जाए। और एक पॉजिटिव सकारात्मक देना चाहूंगी, कोर्ट में जो भी हमारे जजेस हैं वो फैमिली कोर्ट में वाले ही जजेस होने चाहिए उस मैटर को सुनने के लिए, तभी वो सही फैसले दे सकते हैं। होता क्या है, आज सिविल जज है, कल कोई और जज है, 6 महीने बाद जज बदल जाते हैं, तो वो स्पेशल जजेस होने चाहिए इन मामलों को सुनने के लिए। तो कानून सबके लिए एक है, राइट सबके लिए एक है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और इनका दुरुपयोग करना किसी के लिए भी सही नहीं है। हम बात कर रहे थे आज दहेज नाम की कुप्रथा की। बेटी के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये शुरू किया गया था, लेकिन अब ये रवायत जो है एक नासूर बन गई है। ये दीमक की तरह हमारे समाज को खाती जा रही है। इसे रोकना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप में से एक एक की जिम्मेदारी है। अपने ज्ञान, विवेक और पढ़ाई का सही इस्तेमाल कीजिए, ना इसका शिकार बनिए और ना ही साक्षी। बहुत बहुत शुक्रिया बतरस देखने के लिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।